ट्रांजिट, जिसको हिंदी में हम गोचर बोलते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किसी भी चीज का जानना आप लोग जब एस्ट्रोलॉजी में देखते हैं तो आपको आने लग जाता है, लेकिन एक सवाल का जवाब किसी भी एस्ट्रोलॉजर के लिए एक उसकी परीक्षा होती है। जब कोई पूछता है कि मेरे साथ ये घटना कब होगी, शादी जिंदगी की बहुत बड़ी घटना है, प्रोफेशन का ज्वाइन करना बहुत बड़ी घटना है, किसी का विदेश जाना उसके लिए बहुत बड़ी घटना है, बच्चे का होना एक बहुत बड़ी घटना है, किसी का मकान बन जाना एक बहुत बड़ी घटना है, किसी का फ्लैट खरीद लेना एक बहुत बड़ी घटना है, अपनी कमाई से जिंदगी की पहली गाड़ी खरीदना एक बहुत बड़ी घटना है। और इन सब का एक क्यूरियोसिटी रहती है कि हमारे साथ ये कब होगा। किसी का ट्रांसफर ड्यू है, वो चाहता है कि मुझे पता चल जाए ट्रांसफर होगा या नहीं होगा, होगा तो कब होगा। ये भी उसके लिए बहुत बड़ी घटना है। तो इन सब सवालों के जवाब, किसी का डाइवोर्स का केस चल रहा है, वो आपके पास आता है कि मेरा पीछा कैसे छूट जाएगा और कब छूट जाएगा। किसी का सस्पेंड है, कोई रीस्टेट का केस चल रहा है, वो चाहता है कि दोबारा मैं ज्वाइन कब कर जाऊंगा और मैं बहाली मेरी कब हो जाएगी, बहाली होगी तो एरियर के पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, या कोई पनिशमेंट तो नहीं हो जाएगी। ये सब सवाल, सबसे जटिल सवाल होता है, कोई जेल में चला गया अचानक, उसके घर वाले आपके पास आते हैं कि बेल कब मिल जाएगी। ये सवाल हैं जो हमारी सोसाइटी में, हमारे इर्द गिर्द हमेशा घूमते रहते हैं, और इसका जवाब एक क्लाइंट अपने एस्ट्रोलॉजर से मिलने की उपेक्षा रख के उसके पास जाता है। सवाल पूछना बड़ा आसान है, लेकिन इसका जवाब देना उतना ही मुश्किल है यदि आपको कंसेप्ट उस सब्जेक्ट का क्लियर नहीं है। गोचर का मतलब होता है कोई भी तरह का सवाल आ सकता है और उसको गोचर ने हल करना है। इसलिए जरूरत है कि आपको इंसान की जिंदगी में आने वाले हर सब्जेक्ट के बारे में डिटेल से नॉलेज हो। आज हम बात करेंगे शादी के ऊपर, शादी के लिए गोचर कैसे लगता है। सबसे पहले नक्षत्र नाड़ी एस्ट्रोलॉजी क्या बोलती है, उन प्लैनेट्स का अध्ययन करो। 9 प्लैनेट्स में से सब प्लैनेट्स का अकेले अकेले अध्ययन करो, उनमें से देखो कि शादी देने के लिए सबसे ज्यादा उत्सुक प्लैनेट कौन सा है। वो कैसे पता चलेगा? शादी के लिए कारका प्लैनेट होता है शुक्र। जो शुक्र प्लैनेट है वो शादी का कारका प्लैनेट है। यदि उसके पास शादी का प्राइम हाउस 7वां घर, हेल्पिंग हाउस दूसरा घर और 11वां घर नहीं भी है, तो भी हम नक्षत्र नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में शुक्र को शादी का कारका प्लैनेट मानते हैं और ये मान के चलते हैं तो शुक्र तो हमेशा राजी रहता है शादी देने के लिए। लेकिन एक केस ऐसा भी है जहां शुक्र को हम इग्नोर करते हैं, वो है जब शुक्र के लिए डाइवोर्स के नंबर उसके पास हों।
जैसे 1, 6, 10, 2, 7, 11 जैसे शादी के हैं, डिवोर्स का जो मेन हाउस है, प्राइम हाउस है, छठा घर है, उसके हेल्पिंग हाउस है 1 और 10। तब हम 1, 6, 10 हो और 2, 7, 11 ना हो तो हम मानते हैं कि जो यहाँ पे शुक्र है ये शादी के हक में नहीं है। उस समय उस केस में हम शुक्र को शादी के हक में नहीं लेते। अदरवाइज चाहे उसके पास प्राइम हाउस ऑफ मैरिज 7th हो या हेल्पिंग हाउस 2 और 11 हो, चाहे ना हो, शुक्र को हम प्राइम सिग्निफिकेटर ऑफ मैरिज या कार का फायदा मैरिज लेते हैं। ऐसे ही हर इशू के लिए कोई ना कोई कार का प्लैनेट होता है। उसके बाद 7वां घर शादी का कार का है, दूसरा घर उसका हेल्पिंग हैंड है, 11वां घर उसका हेल्पिंग हैंड है, इच्छा पूर्ति होती है, दूसरा घर कुटुंब के बढ़ने की इच्छा पूर्ति होती है, 7वां घर शादी की इच्छा पूर्ति होती है, 11वां घर दोनों की इच्छा पूर्ति करता है। जिस प्लैनेट के पास 2, 7, 11, 2, 7, 11 का कॉम्बिनेशन चाहे उस प्लैनेट के अंदर हो, चाहे नक्षत्र और प्लैनेट दोनों को मिला के हो, चाहे सबलॉर्ड और नक्षत्र को मिला के हो, हम उस प्लैनेट को उस गिनती में ले लेते हैं कि ये शादी देने वाले ग्रह हैं, इनको हम इस गिनती में ले लेना चाहिए। उन सारे प्लैनेट्स की हम लिस्ट बना लेंगे कि हम केतु से शुरू करेंगे, बुध तक जाएंगे, सबसे अकेले अकेले बात करेंगे, उनको देखेंगे कि ये प्लैनेट पोटेंट है, शादी देने के लिए इच्छुक है। सबसे ज़्यादा स्ट्रांग शादी देने के लिए वो इच्छुक होगा जिसके सब लॉर्ड और नक्षत्र स्वामी भी शादी देने के इच्छुक हों, और उनकी लिस्ट हम बना लेंगे। फिर हम चलेंगे दशा स्वामी के पास। क्या ऐसे प्लैनेट की दशा चल रही है जो शादी का इच्छुक है, शादी देना चाहता है? क्या ऐसे प्लैनेट की दशा चल रही है? फिर उस दशा में हम अंतरदशा के पास जाएंगे कि ऐसे प्लैनेट की अंतरदशा की इंतजार करेंगे जो शादी देने में इच्छुक होगा। फिर हम प्रत्यंतर दशा में भी वही प्लैनेट ढूंढेंगे जो शादी देने के इच्छुक लिस्ट में हो। उस दशा में शादी होनी चाहिए। अदरवाइज यदि हम अकेली नक्षत्रा नाड़ी एस्ट्रोलॉजी देखेंगे तो जो दशा स्वामी है शादी दे रहा है, और इसके लिए गोचर लगा लो। नक्षत्रा नाड़ी का गोचर क्या होता है? कोई 3 प्लैनेट जो शादी देना चाहते हैं उनको हम देख लेंगे, नोट कर लेंगे। हम देखेंगे सबसे ज्यादा स्ट्रांग ट्रांजिट कब होता है, सबसे ज्यादा पोटेंट ट्रांजिट कब होता है कि शादी हो ही जाती है, जब दशा प्रॉमिस करती है, जब कोई 2 प्लैनेट, एनी 2 प्लैनेट्स कैपेबल ऑफ गिविंग मैरिज should conjunct within 1 degree in any house। हॉरोस्कोप के किसी भी घर में वो 2 प्लैनेट जिनके पास 2, 7, 11, 2, 7, 11 है, वो 1 डिग्री के अंदर इकट्ठे हो जाएं, वो उस दिन रिश्ता तय होने की पूरी पूरी उम्मीद बन जाती है। लेकिन इसके लिए मैंने आपको पहले भी बताया था, आज भी बता रहा हूं कि देश काल पात्र के हिसाब से सबसे पहले ये देखना है कि ही और शी जिसकी शादी के बारे में बात कर रहे हैं वो उम्र के लिहाज से, लॉ ऑफ द लैंड के लिहाज से शादी करने के काबिल हो। प्रोफेशनल जो एप्लीकेबल होते हैं नियम, कमाने के नियम जो होते हैं, वो उसमें भी काबिल हो, उसकी पढ़ाई खत्म हो गई और किसी काम धंधे में लग गया हो, और उसकी उम्र जो है वो उस सोसाइटी के हिसाब से, जिस सोसाइटी में वो जन्मा है, जिस सोसाइटी में वो रहता है, शादी के काबिल हो। देश काल पात्र से शादी की उम्र बदलती है। जैसे हम
पंजाब वगैरह में, हरियाणा में, चंडीगढ़ में शादी की उम्र को 25 साल से लेके 30 साल के अंदर नॉर्मल माना जाता है। केरला में 35 से 40 साल की उम्र को नॉर्मल माना जाता है। यूपी बिहार में 18 साल से लेके 22-23 साल की उम्र में लोगों की शादी कर देते हैं। जैन समाज में 18 साल के बाद किसी भी दिन बच्चे की शादी लड़की की हो सकती है। इसको बात को हमने ध्यान में रखना है भी कौन से समाज से हम संबंध रखते हैं, जिसके बारे में हम देखना चाहते हैं। तो यदि यहाँ पे वैदिक एस्ट्रोलॉजी को बीच में फ्यूजन करना हो तो उसके लिए बड़ा ही सिंपल रूल है कि सैटर्न शुड एस्पेक्ट और कंजक्ट एनी वन कंपोनेंट ऑफ द टू, आइदर लग्ना लॉर्ड और लग्ना, सेकेंड इज 7th लॉर्ड और 7th हाउस। जब ये कंडीशन पूरी हो जाती है तो ये बताती है कि इस 2.5 साल में बच्चे की शादी हो जाएगी। लेकिन आपका जो क्लाइंट है उसका इससे पेट नहीं भरता, वो तो और नैरो डाउन करना चाहता है इस एरिया को कि 2.5 साल तो बहुत लंबा पीरियड है, आप बताइए किस साल में होती है। तो उस साल को देखने के लिए हम बृहस्पति देव का सहारा लेते हैं। सबसे पहले बृहस्पति को यही देखना होगा कि वो पहले घर को या 7वें घर को देखता हो या उसमें बैठा हो, 7वें के स्वामी को या 7वें घर में बैठा हो, पहले के स्वामी को या पहले घर में बैठा हो, दोनों में से किसी एक के साथ उसका रिश्ता होना चाहिए। एक कंपोनेंट 1st हाउस का, एक कंपोनेंट 7th हाउस का। उसके बाद हम देखते हैं कि इसके साथ साथ वो 3 कामों में से कोई 2 का इच्छुक हो। क्या है वो 3? या तो वो शुक्र जो शादी का देवता है उसके साथ बैठा हो या उसको देखता हो, या वो 5वें घर का स्वामी या 5वें घर के घर में बैठा हो या 5वें घर के स्वामी के साथ बैठा हो या उसको देखता हो, और 9वें घर के स्वामी को या 9वें घर के साथ उसका कोई रिश्ता हो। इन 3 कंपोनेंट में से किसी 2 को वो क्वालिफाई करता हो तो बृहस्पति बोलेगा इस साल में शादी मैं करवा सकता हूं। जब किसी को ऐसा लगता है कि ये भी बहुत बड़ी पीरियड है, 1 साल तो बहुत बड़ा होता है, आप थोड़ा और नैरो डाउन कीजिए, हमें महीना बताइए कौन सा है। तो महीने में यही काम आपने सूर्य से करवाएंगे हम। जब सूर्य भी इसकी पुष्टि करेगा तो हम कहेंगे इस महीने में, जिस महीने में सूर्य ये काम कर रहा है तो उस महीने में शादी हो जाएगी। यदि हमने दिन तक पहुंचना है तो चंद्रमा से भी जब यही जवाब आएगा तो उस दिन शादी हो जाएगी। लेकिन वैदिक एस्ट्रोलॉजी में थोड़ा सा और भी है कि जब हमने देखना है ये सब, उस समय जरूरी है कि दशा स्वामी, आप ये मत भूलो कि जो ट्रांजिट है, गोचर है, दैट इज सबसर्विएंट टू द दशा सिस्टम। इसलिए दशा स्वामी का वहां पे एग्री करना जरूरी होता है। फिर अंतर दशा स्वामी भी ऐसा होना चाहिए जो एग्री करता है शादी के लिए, प्रत्यंतर दशा स्वामी भी ऐसा होना चाहिए जो एग्री करता है शादी के लिए। ये गोचर का तरीका है। मैं अब आपको प्रैक्टिकल सेशन में लेके जा रहा हूं जहां मैं आपको समझाऊंगा कि ये कैसे होता है। मैं आपको एक ऐसी पथरी लगाता हूं जो आज ही पैदा हुआ है, न्यू बॉर्न बेबी की हॉरोस्कोप लगाते हैं, उसी के ऊपर आपको बताऊंगा कि कैसे हमने देखना है। 4 लग्न की हॉरोस्कोप है। पहले मैं आपको वो प्लैनेट दिखाना चाहता हूं जो शादी के लिए अच्छे हैं। देखिए, केतु से शुरू करते हैं। केतु 5, 7, 11 दे रहा है। देखिए 5, 7, 11 केतु लव मैरिज भी दे रहा है, शादी भी दे रहा है। 7, 11 तो दे ही रहा है, बड़ा बढ़िया है। हमारे लिए केतु एक अच्छा प्लैनेट है। हम केतु को ऐसे पेन लेके उसके साथ नोट कर लेंगे कि केतु हमारे लिए अच्छा है। केतु नोट कर लिया। उसके बाद शुक्र के पास चलेंगे। शुक्र के पास 2, 11 तो है, 7, 11 नहीं है, लेकिन शुक्र शादी का देवता है, इसलिए हम शुक्र को भी इधर लेंगे क्योंकि इसके पास डिनायल ऑफ मैरिज नहीं है। डिनायल ऑफ मैरिज नहीं है तो शुक्र हमारा देवता है शादी का।
सूर्य के पास जाएंगे, सूर्य के पास 2-6 है, 2-6 है, 6-9 है, हमारे मतलब का शुक्र नहीं है, हम शुक्र को इग्नोर कर देंगे। शुक्र शादी के बहुत ज्यादा हक में या अलग में ना तो डिनाई कर रहा है, ना ही हमारे हक में है। फिर हम चंद्रमा के पास जाएंगे, सूर्य हम नहीं लिखेंगे। जब चंद्रमा के पास जाएंगे, चंद्रमा के पास देखो 7 उसके सबलॉर्ड में है, 11 उसके पास है, बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है 7-11। चंद्रमा को भी हम नोट कर लेंगे, चंद्रमा भी शादी के हक में है। फिर हम ऐसे जाएंगे, मंगल के पास जाएंगे, मंगल के पास देखो 6-10 है, 7-8 है, इसका मतलब वो शादी के लिए ज़्यादा हमें अच्छा उत्साह नहीं दे रहा है, तो हम इसको नोट नहीं करेंगे। जब हमारे पास इसकी तब जरूरत पड़ती है जब हमारे पास वो प्लैनेट ना हो जो शादी दे रहे हैं। जब अब हमारे पास और प्लैनेट हैं जो शादी दे रहे हैं, इसलिए हम इसकी ज़्यादा इसको बॉदर नहीं करेंगे। राहु को भी ज़्यादा हम बॉदर नहीं करेंगे, राहु के पास ना 2-11 है ना 7-11 है, काम धंधे के लिए अच्छा है, बढ़िया है, और लेकिन शादी के लिए साइलेंट है, शादी के लिए हमारे लिए साइलेंट है ये, इसलिए हम राहु को इसमें काउंट नहीं करेंगे। बृहस्पति के पास जाएंगे, बृहस्पति को भी हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि बृहस्पति के पास भी 2-7-11 नहीं है। सैटर्न के पास देखो 6-7 भी है, 7-11 भी है, 2-7-11 भी है, देखो कॉन्टिन्यूटी है, ये कॉन्टिन्यूटी का होना जरूरी है। यदि इसमें कॉन्टिन्यूटी ना होती तो हम सैटर्न को ना लेते। तो अब 2-7-2-11 की कॉन्टिन्यूटी है, हम सैटर्न को भी लिख लेंगे कि ये शादी दे सकता है, ये शादी के हक में है, सैटर्न को नोट कर लिया। अब उसके बाद लास्ट प्लैनेट आ गया बुध देखिए, बुध 7 इसके पास है तो हम इसको लेंगे, 7-12वां बेडरूम होता है, 7 है इसके पास तो हम बुध को भी ले लेंगे। और लेकिन हम बुध को थोड़ा वीक लेंगे क्योंकि 7-11 नहीं है, मरकरी लेकिन 7 का कंपोनेंट है तो हमें लेना पड़ेगा। अब हमें इस सारी हॉरोस्कोप में केतु, वीनस, मून, सैटर्न और मरकरी थोड़ा वीक करके शादी के लिए आ गया है। अब देखो अब क्या है, मान लेते हैं कि ये बच्चा शादी के काबिल है, इसकी उम्र जो है 25 साल से ऊपर है, हम इसकी शादी के लिए, इसकी माँ हमारे पास आई है, पिता हमारे पास आया है, ये खुद आ गया हमारे पास कि मेरी शादी के लिए बताओ कब होगी शादी। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले दशा स्वामी के पास जाएंगे। दशा स्वामी राहु है, राहु शादी के लिए कुछ नहीं बोल रहा, इसलिए हमें समझो कि राहु, ऐसा केस आपके पास आएगा, आपको इतना बड़ा दिल रखना पड़ेगा इसके लिए। राहु की दशा में शादी होना मुश्किल है, ये बोलना पड़ेगा कि राहु की दशा में शादी होना मुश्किल है। यदि बहुत ही प्रॉब्लम है तो ये बाद में उपाय की बात बाद में करेंगे, पहले सीख लो। तो अभी तो हम ये बोलेंगे कि राहु की दशा में शादी होना बड़ी मुश्किल लगता है हमें। और आगे बुध है, बुध भी वीक है इसका, तो बुध के बाद तो केतु आएगा, केतु शादी देता है। ऐसे में प्लैनेट कब शादी दे जाते हैं वो आपको आगे समझाता हूं। फिर हम बोलो कि राहु की दशा छोड़ो जी, राहु की दशा यदि हम छोड़ते हैं तो इसकी दशा 2029 में खत्म होगी राहु की। राहु के आगे बृहस्पति है, बृहस्पति भी शादी के लिए बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। अब हम इसमें शादी क्यों हो सकती है, क्योंकि इसने डिनाई भी नहीं की शादी। राहु ने शादी के लिए मना नहीं किया है, 1-6-10 इसके पास नहीं है, 11 है साथ में, ना मना किया है ना हाँ किया, न्यूट्रल है। कैसे में ऐसे में शादी कब होती है न्यूट्रल में, जब मरकरी में तो शादी होगी नहीं, मरकरी भी थोड़ा वीक है। हम बोलेंगे यदि केतु आ गया, देखो ये केतु आ गया, केतु शादी के लिए बड़ी हाँ भर रहा है, 7-11 है, 7-11। और आगे वीनस की दशा आ जाएगी, केतु में हो सकती है, अरे केतु की अंतर्दशा शादी दे सकती है क्योंकि राहु ने मना नहीं किया है। जब मना नहीं किया इसका मतलब शादी के लिए न्यूट्रल है, तो केतु की दशा में हो सकती है, शुक्र की दशा में हो सकती है, फिर सन की अंतर्दशा में नहीं होगी, चंद्रमा की अंतर्दशा में हो सकती है, 7-11 बैठा है, मंगल की अंतर्दशा में नहीं होगी, राहु की अंतर्दशा में नहीं होगी। और उसके बाद जब मंगल की दशा के बाद इसकी दशा चेंज हो जाएगी, बृहस्पति की आ जाएगी। बृहस्पति ने भी मना नहीं किया है, बृहस्पति ने भी मना नहीं किया है, बृहस्पति 2029 में आ गया, मना नहीं किया है। लेकिन जब बृहस्पति में तो शादी नहीं होगी, बृहस्पति की अंतर्दशा में शादी नहीं होगी। उसके बाद हम सैटर्न देखेंगे, बृहस्पति में सैटर्न शादी दे सकता है, बृहस्पति में बुध में शादी हो सकती है,
लेकिन वीक है। केतु में शादी हो सकती है, चंद्रमा में शादी हो सकती है, ये अंतर्दशा शादी दे सकते हैं। अब हमें ऐसा पढ़ने के बाद सपोज ये बच्चा शादी के काबिल है, शादी के लिए माँ बाप आ गए हैं, देश काल पात्र की सारी कंडीशन ये पूरी करता है, तो हमें क्या करना है? अब आएगा गोचर। अब इसमें यदि हम देखेंगे सैटर्न की बृहस्पति की दशा शुरू हुई, बृहस्पति की दशा शुरू हुई, बृहस्पति में सैटर्न हमने देखा कि शादी दे सकता है जी, तो ये शादी की दशा शुरू हो गई 2031 से 33 तक। या जो करंट दशा चल रही है उसमें राहु की दशा में केतु आ गया, केतु शादी दे सकता है, केतु शादी दे देगा। आपको ऐसा लग रहा है केतु शादी देके जाएगा इसमें, क्योंकि केतु के पास 2 7 11, ये 7 11 बड़ा अच्छा है। अब हम केतु के इस पीरियड में 10-10-21 से लेके 28-10-22 तक हम देखेंगे कि क्या कोई गोचर ऐसा है, क्या कोई ट्रांजिट ऐसा है जब कोई 2 प्लैनेट जो शादी देने वाले हैं विद इन 1 डिग्री इकट्ठे हो जाएंगे। अब शादी वाले जो प्लैनेट है, केतु है, वीनस है, मून है, सैटर्न है, मरकरी है। अब हम इसके लिए गोचर लगाएंगे तो ये ट्रांजिट वाला स्विच दबा देंगे। ये ट्रांजिट का स्विच दबाया, जो मेन हॉरोस्कोप है सेंटर में चली गई, मेन हॉरोस्कोप सेंटर में चली गई। और कोई 3 प्लैनेट ऐसे चाहिए विद इन 1 डिग्री, कोई 2 प्लैनेट्स ऐसे चाहिए। देखो आपके सामने 4 प्लैनेट एक घर में घूम रहे हैं, बृहस्पति, सूर्य, मरकरी और सैटर्न। इसमें से देखो कौन कौन से 2 हैं। इसमें से सन तो चाहता ही नहीं है शादी, सन तो कोई न्यूट्रल है। इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए प्लैनेट कोई बिल्कुल शादी ना देना चाहे, वो शादी नहीं होने देगा। वीनस इसमें है नहीं है, मून इसमें है नहीं है, सैटर्न है। सैटर्न और मरकरी विद इन 2 डिग्री इकट्ठे होंगे नहीं, क्योंकि सैटर्न पीछे रह गया है, मरकरी आगे निकल गया है। इसलिए इस कॉम्बिनेशन में ये शादी नहीं देते। ये हमारे पास जो दशा थी उसके बाद देखते हैं कोई और प्लैनेट, केतु भी देने वाला है, केतु के साथ कोई चंद्रमा मिल जाए आके, और वीनस भी देने वाला है, वीनस के साथ चंद्रमा मिल जाए, और सैटर्न मरकरी तो अब ज़्यादा इकट्ठे होने वाले नहीं हैं। अब इसके लिए तो हमें जाना पड़ेगा आगे। ये चंद्रमा यहाँ अकेला बैठा है, तो इसको विद इन 1 डिग्री में लाते हैं। या फिर हम देखेंगे कोई ऐसा प्लैनेट हो, एक प्लैनेट दूसरे घर पे चल रहा हो, एक 7वें घर पे चल रहा हो, एक 11वें घर पे चल रहा हो, या कोई ऐसे प्लैनेट हो जो शादी देने वाले अपनी डिग्री पे चल रहे हो। जैसे सैटर्न 9 डिग्री पे चल रहा है, बुध 18 डिग्री पे चल रहा है यहाँ पे। ऐसे में कोई एक शुक्र की डिग्री पे चले, या कोई और प्लैनेट अपनी डिग्री पे चले, तो हम मान सकते हैं। अब इसको आगे लेते हैं, हम इसको आगे लेंगे, थोड़ा महीने वाइज लेंगे। ये चंद्रमा लेंगे, हम फॉरवर्ड करेंगे। देखो ये चंद्रमा आगे जा रहा है, अभी चंद्रमा मंगल को टच करेगा, लेकिन मंगल के पास शादी नहीं है। और उसके बाद चंद्रमा जो है ये आप देखो टच करेगा चंद्रमा आगे जाके राहु को, लेकिन साथ में मंगल बैठा है जो शादी के लिए अच्छा नहीं है। अकेला राहु बैठा है, वो भी न्यूट्रल है ना, राहु भी न्यूट्रल है, मंगल भी न्यूट्रल है। उसके बाद आगे चलते हैं, उसके बाद आगे चलते चलते चंद्रमा देखो आ रहा है दोबारा। चंद्रमा केतु से मिलने वाला है, चंद्रमा केतु के साथ मिलने आ गया है। ये चंद्रमा केतु के साथ मिल गया है, ये चंद्रमा केतु के साथ विद इन 1 डिग्री आ गया है। अभी चंद्रमा विद इन 1 डिग्री है, मून 19 पे है, और केतु जो है वो 18 पे है, विद इन 1 डिग्री है। इन 1-2 दिन में ये जो 2-4-2021, अब हमने देखना 2-4-2021 को पहला कॉम्बिनेशन बन रहा है। क्या इस समय दशा चल रही है शादी वाली? यहां से देखेंगे 2021 राहु न्यूट्रल है, केतु की दशा चल रही है 2-4-2021 को। केतु की अभी दशा नहीं है, बुध की दशा है, बुध वीक है। 2-4-2021 को बृहस्पति की दशा है, बृहस्पति का प्रत्यंतर है, बृहस्पति शादी के हक में नहीं है,
शादी का बहुत पोटेंट नहीं है, तो यहां शादी इस कॉम्बिनेशन में नहीं मिलेगा। फिर ट्रांजिट के पास चलते हैं, थोड़ा हेक्टिक है जॉब, थोड़ा फिर चलते हैं वहां पे। देखो हमने लिया, चंद्रमा को लेके गए, चंद्रमा को घुमाया, चंद्रमा केतु के साथ में ले गए, ये आ गया, यहां तो चलता नहीं है। तो अब देखते हैं 16, 8, 21 दोबारा केतु आया है, क्या ये शादी दे सकता है? 16, 8, 21 को जब केतु आएगा, क्या ये शादी दे देगा? 16, 8, 21 को हमें दशा के पास जाना पड़ेगा। 16, 8, 21 को कौन सी दशा चल रही है? 16, 8, 21 को सैटर्न की प्रत्यंतर दशा चल रही है, सैटर्न शादी के हक में है। अब हम 16, 8, 21 के पास जाएंगे, सूक्ष्म को टच करेंगे। 16, 8, 21 के पास चंद्रमा की है, चंद्रमा शादी के हक में है, ये यहां पे शादी हो सकती है। 16, 8, 21 को शादी हो सकती है। अब हम 16, 8, 21 को गोचर भी लगाते हैं, वैदिक का गोचर भी लगाते हैं। वैदिक कहता है सैटर्न 7वें घर में बैठा हो, पहले को देख रहा हो, 7वें घर के स्वामी के साथ बैठा हो, पहले घर के स्वामी के साथ बैठा हो, तो हो सकती है शादी। यहां पे हम गोचर लगाएंगे, तो 16, 8, 21 का गोचर लगाएंगे। 16, 8, 21 का गोचर लगाते हैं तो देखो, ये देखो चंद्रमा केतु इकट्ठे विदिन 1 डिग्री हैं। सैटर्न ये 7th लॉर्ड के साथ बैठा है और ये लगन को देख रहा है। ये बोलते हैं सैटर्न ने शादी क्लियर कर दी है, शादी हो सकती है। बृहस्पति यहां से निकला है, बृहस्पति अभी निकला है यहां से, और बृहस्पति निकलने के बाद, बृहस्पति जब निकलता है तो 6 महीने का समय, किसी भी प्लैनेट का निकलने का समय शादी के लिए कब तक वैलिड रहता है? वैलिडिटी ऑफ टाइम ऑफ ए प्लैनेट व्हेन दैट प्लैनेट एग्जिट द पर्टिकुलर हाउस, जितना उसका ट्रांजिट पीरियड है अगले घर में, उससे आधा पीरियड तक उसका पिछले घर का ट्रांजिट वैलिड रहता है। बृहस्पति ने 7वें घर में बैठ के लगन को भी देखा, 7वें घर में बैठ के बृहस्पति ने 7वें स्वामी को भी देखा और 7वें घर को भी देखा। वहां पे बैठ के बृहस्पति ने 9वें घर के स्वामी को भी देखा, बृहस्पति के साथ बैठा रहा। तो ऐसे में बृहस्पति ने शादी को क्लियर कर दिया, और पहले वो वीनस को टच करके आया था और मंगल को देख रहा था, शादी बृहस्पति ने क्लियर कर दी थी। अब बृहस्पति 8वें घर में है, 8वें घर में 6 महीने तक इसकी वैलिडिटी, जो इसने शादी के लिए आशीर्वाद दिया था, वो क्लियर है। अब हम बोलेंगे कि शनि ने और बृहस्पति ने भी क्लियर कर दिया है। ट्रांजिट गोचर के चंद्रमा और केतु विदिन 1 हाउस हैं, विदिन 1 डिग्री हैं, बहुत ही पोटेंट है। ऐसे समय में शादी कर देनी चाहिए। ये है पहला रूल, गोचर का पहला रूल। एनी 2 प्लैनेट्स committed for the marriage, significator of marriage, interested to give marriage to the native, should conjunct within 1 degree। ये पहला रूल है और सबसे स्ट्रांग रूल है। यदि ऐसा होता है तो बहुत बढ़िया शादी होती है। लेकिन यदि ऐसा संभव ना हो तो क्या है? सेकंड रूल है, पहले से थोड़ा कमजोर है। वो क्या है? कोई 3, पहले 2 थे ना, अब 3 हो गए। कोई 3 प्लैनेट जो शादी के हक में हो, शादी देना चाहते हो, शादी के सिग्निफिकेटर हो। शादी के सिग्निफिकेटर का मतलब 2, 7, 11 घरों के मालिक हो, 2, 7, 11 से उनका संबंध हो, 2, 11 और 7, 11 सिग्निफाई करते हो, वो शादी के लिए पोटेंट प्लैनेट है। ऐसे कोई 3 प्लैनेट एक घर में एट ए टाइम इकट्ठे हो जाए, लेकिन उसके साथ कोई डिनायल वाला प्लैनेट इकट्ठा नहीं होना चाहिए। न्यूट्रल हो तो चल जाएगा। अब यहां देखो, कोई भी जब लेते हैं प्लैनेट लेते हैं तो उस समय कोई 3 प्लैनेट एक घर में इकट्ठे हो जाएं जो शादी के हक में है। यहां पे मरकरी शादी के हक में है, मंगल न्यूट्रल है। यदि हम ऐसे लेते हैं तो हमें हमारी बात नहीं बनती। तो सेकंड कैटेगरी वाली यहां चलती नहीं है। कोई 3, फिर और तीसरी कंडीशन क्या है? उससे थोड़ी कम है। कोई 3 प्लैनेट शादी वाले घर
2 7 11 के ऊपर से निकलते हों, जो शादी में भी इंटरेस्टेड हो, वो यहां बनती है। देखो वो यहां बन सकती है। सूर्य शादी नहीं दे रहा है, लेकिन हाँ जी सर अगर मून जो है सैटर्न के साथ आ जाए हाँ जी, हाँ जी, देगा जी, देगा। यदि दशा यदि उस समय दशा चाहती होगी शादी, तो उस समय भी शादी हो सकती है। जैसे सैटर्न के साथ आ गया, देखो सैटर्न के साथ मून 8 डिग्री, सैटर्न 14 डिग्री। आप इसको घंटों में ले जाओ आगे, ये घंटों में देखो विदिन 1 डिग्री आ जाएगा। ये देखो, ये इस दिन भी शादी हो सकती है। 21/8/2021 को शादी हो सकती है, प्रोवाइडेड के 21/8/2021 को जो दशा है वो शादी देना चाहती हो। वहां पे चल पड़ते हैं, वहां पे चल पड़ते हैं। देखो देखो 21/8/21 को 21/8/21 को देखते हैं। 21/8/21 को ये है, हम इसको कंट्रोल 21/8/21। राहु न्यूट्रल है, बुध शादी के हक में है, सैटर्न शादी के हक में है, सन न्यूट्रल है। और 21/8/21 को पर्टिकुलर क्या है, 21/8/21 को सुबह 1 बजे के बाद मार्स है। अब ये मार्स ज्यादा पोटेंट नहीं है, मार्स ज्यादा पोटेंट नहीं है, इसलिए मार्स बोलेगा यार 21 तारीख को आगे पीछे कर लो। लेकिन यदि 21 को ही दोपहर के बाद लड़का लड़की देखते हैं तो ये राहु कर देगा काम। राहु भी इंटरेस्टेड नहीं है, राहु भी नहीं है, बृहस्पति भी इंटरेस्टेड नहीं है। फिर 21 निकल गई है, करता है पूरा विजिट। सैटर्न करवा दे रात को थोड़ा। सैटर्न नहीं, सैटर्न तो है ना 23 तारीख पे पहुंच गया है जी। अब वो दिन मिस हो जाएगा जी, आपको ऐसे देखना है। और आपको एक बात और बताना चाहता हूं, ये जो टाइम आपने निकालना है ना जी, ये शादी का दिन नहीं है जी। ये वो दिन है जिस दिन लड़का लड़की एक दूसरे को प्रॉमिस करते हैं कि ओके वी विल गो फॉर मैरिज। ये नेचुरल टाइम है। वो देखिए नेचुरल टाइम क्या होता है जो किसी को याद नहीं होता। आपकी रिंग सेरेमनी का टाइम नेचुरल होता है, जब लड़के वाले और लड़की वाले किसी होटल में, किसी मंदिर में, किसी धर्म स्थान पे जाके, किसी पार्क में जाके लड़का लड़की को देखता है, लड़की लड़के को देखती है, और घर वाले दोनों के इकट्ठे होते हैं, अपना अपना डिब्बा मिठाई का लगा के एक दूसरे को कुछ थोड़ा बहुत शगन दे देते हैं और मुंह मीठा करा देते हैं, एक दूसरे को बधाई देते हैं जी आज हमारा पक्का हो गया जी रिश्ता। ये नेचुरल प्रोसेस है। रिंग सेरेमनी नेचुरल नहीं है जी, ठाका नेचुरल नहीं है जी, शादी नेचुरल नहीं है जी। वो हम सब कुछ देखभाल के करते हैं कि हमारे रिश्तेदार इस दिन आ जाएंगे, लड़के की बहन को छुट्टी मिल जाएगी, लड़के की बहन फॉरेन रहती है वहां से वो आ पाएगी। ये सब डुप्लीकेट है, आप मैनेज किया हुआ है सारा काम। अच्छा मुहूर्त निकलेगा तभी शादी होगी, पंडित जी मुहूर्त निकालेंगे। क्या हमारे पास समय होगा, जिस बैंक्वेट में हम करना चाहते हैं शादी उसमें हमें डेट मिलेगी, ये सब कुछ देख के हम शादी फिक्स करते हैं। यही देख के अच्छा होटल में मिलेगा, उसमें हमें डेट मिल जाएगी, क्या मेरे रिश्तेदार इकट्ठे हो जाएंगे, लड़के का मामा मम्मी चाचे ताए आ जाएंगे, सारे बुआ आ जाएगी। ये देखने के बाद हम रिंग सेरेमनी को लेते हैं। रिंग सेरेमनी ये मैन मैनेज्ड डेट, मैरिज इज ए मैन मैनेज्ड डेट। जो नेचुरल क्या है, नेचुरल लड़का लड़की को देखने गया, लड़की ने लड़के को देखा, दोनों ने आपस में एग्री कर गए, दोनों ने अपने अपने पेरेंट्स को बताया हमें कोई इतराज नहीं है, हम कर सकते हैं शादी। पेरेंट्स ने आपस में स्वीट्स बांटी, एक दूसरे को शगन दिया। वो जो पक्का हुआ काम, ये टाइम है वो। यदि ऐसे समय में देखो, अब 21 की तारीख को सुबह 1 बजे से लेके 21 की तारीख के रात तक कोई भी ऐसा समय नहीं है जिसमें ऐसे प्लैनेट बैठे हों जो शादी देने वाले हैं। इसलिए हम बोलेंगे, क्योंकि जो प्राण दशा स्वामी है ना, मैं आपको बताता हूं, ये नक्षत्रा नाड़ी एस्ट्रोलॉजी की प्रीति में नहीं है, लेकिन आप यहां पे एक चीज ऐड करो अपनी तरफ से। जो प्राण दशा स्वामी है वो मौके का गवाह है। जब इससे आगे जाओगे ना कस्पर इंटरलिंकेज में, तो आपको पता चलेगा मौके का गवाह वो शादी जो 2 लोगों ने आपस में डिसाइड किया इकट्ठे रहने का, उस शादी का मौके का गवाह कौन है, वो है प्राण दशा स्वामी। इसलिए कोई भी घटना में प्राण दशा स्वामी जरूर होना चाहिए, जो उस घटना के लिए हामी भरता हो,
जो उस घटना का सिग्निफिकेटर हो, जो उस घटना के लिए चाहता हो कि यह घटना हो जाए, अच्छी या बुरी। हम शादी में ऐसा वो डेट सेलेक्ट करेंगे जहां प्राण दशा स्वामी भी हमारे हक में होगा। यह बहुत जरूरी है। किसी भी घटना के लिए मौके का गवाह का होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए हम 21 की डेट को भी हम नहीं ले सकेंगे, वो भी निकल जाएगी। अब यहां पे 3 प्लैनेट उस घर के ऊपर हो, ये भी नहीं चल रहा, और यहां पे ये भी नहीं चल रहा कि कोई 3 प्लैनेट इकट्ठे एक घर में इकट्ठे हो जाएं जो शादी देने वाले हैं, ये भी पॉसिबल नहीं हो रहा। इस पत्री में एक ही चीज पॉसिबल हो रही है कि हमें वो डेट ढूंढनी है जिसमें प्राण दशा तक शादी के हक में हो और चंद्रमा किसी शादी देने वाले के साथ विद इन 1 डिग्री इकट्ठा हो जाए। इस तरीके से हमने इसमें शादी देखनी है। कोई भी इवेंट इसी तरीके से देखना है, चाहे वो शादी है, चाहे नौकरी है, चाहे ट्रांसफर है, चाहे घर से जाना है, विदेश जाना, फ्लाइट मिलना है, हर चीज को इसी तरीके से देखना है। मेरा अब ऐसा लगता है मुझे कि हम इसमें आपको समझ तो आ गई होगी, लेकिन फिर भी 1-2 और हॉरोस्कोप लगा लेते हैं। मैं लेता हूं एक हॉरोस्कोप जिसमें इसके बाद ना आपकी हॉरोस्कोप चला करेंगी। ये हॉरोस्कोप है दलजीत कौर की। इसके पिता मेरे पास आए थे कि इसकी शादी कब होगी, क्या हमें शादी के लिए जाना चाहिए, लड़की कंपटीशन देना चाहती है आईएएस का, क्या उसके लिए जाना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। जब ऐसी दुविधा में लोग आपके पास आए तो आपको क्या करना है। सबसे पहले कुंडली में पोटेंसी देखनी है, हॉरोस्कोप में पोटेंसी देखनी है कि क्या ये आईएएस अफसर बन सकती है, क्या ये फर्स्ट कैटेगरी के एडमिनिस्ट्रेशन के टेस्ट क्लियर कर सकती है। तो उसके लिए वैदिक क्या बोलती है, नाड़ी क्या बोलती है, वो आपको समझाने की कोशिश करता हूं। वैदिक बोलती है कि गज केसरी योग और राजयोग दोनों ही प्रेजेंट होने चाहिए, तब बात बनती है। तो इस कुंडली में आप वैदिक से देखो, राजयोग है नहीं है, गज केसरी योग है नहीं है, और उसके बाद सपोज करो वो है या नहीं है। 22 साल की लड़की हो गई है, पिता मिलिट्री में है, वो चाहते हैं कि मेरी जिम्मेवारी खत्म हो जाए। उन्होंने अपनी हाँ जी बन सकती है सर। अच्छा, तो इसके लिए देखो मैं आपको बताता हूं क्या है। गज केसरी योग चंद्रमा बना रहा है, इसके केंद्र में है। लेकिन आपको एक बात बताना चाहता हूं, बात यह है कि कोई भी जो योग है, जो राहु केतु एक्सिस पे आ जाए, राहु केतु साथ में बैठ जाएं, राहु योग बनाने वाले प्लैनेट की जड़ में एज नक्षत्रा स्वामी बैठ जाए, वो उस योग की पोटेंसी को खत्म कर देता है। यह हायर स्टडी है जो मैं आपको बता रहा हूं। चंद्रमा यहां केतु के नक्षत्र में है, बृहस्पति यहां राहु के सब में है। इसका मतलब क्या है कि ये लड़की फर्स्ट ग्रेड की ऑफिसर नहीं बन सकती, चाहे जैसे भी योग इसके पड़े हों। ठीक है, बात खत्म हो गई। अब देखेंगे शादी को। शादी शुक्र की महादशा चल रही है। शुक्र के पास शादी नहीं भी है तो शादी मानेंगे, लेकिन कैरियर दे रहा है शुक्र। बुध है, बुध के पास शादी भी है, 7-11 है। तो एक बात और सामने आ रही है, शुक्र की दशा चल रही है, शुक्र के पास 5, 8, 12 है, बुध के पास भी 5, 8, 12 है, 5, 11, 12 है। इसका मतलब क्या है? लड़की अफेयर में है। मैंने उसके पिता को बोला, उसके पिता बहुत जज्बाती थे, ऐसे में क्लाइंट को बहुत ध्यान से बोलना पड़ता है।
मैंने उनको बोला कि ऐसा है कि आप शादी के लिए बात करें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। बोलते क्या बात हो गई, कुछ बोलो। मैं कहा कोई बात नहीं, आप लड़की से बात कीजिए, बेटे शादी करवानी है या कंपटीशन लेना है। कहना लड़की बोलती कंपटीशन दे जाएगी। मैं कहा कंपटीशन में लड़की नहीं कर सक पाएगी, क्योंकि बुध का षडबल बहुत कम है, बुध कमज़ोर है यहाँ पे, बुध सन से पूरी तरह कंबस्ट है, इसलिए इसकी कंसंट्रेशन नहीं बन पाएगी। 5वें घर का स्वामी 6ठे घर में है, कंसंट्रेशन का लेवल जो है इसका ख़त्म है। मैंने बात को घुमा के बोला कि इसकी याददाश्त इसका साथ नहीं दे रही। उसने लड़की से फ़ोन मिलाया, बठिंडे की लड़की है। बोले बेटे ऐसी बात है क्या? कहते हाँ जी मैं याद करती हूँ, भूल जाता है। याद क्या करना, भूल क्या, पूरी तरह से लव अफेयर में इन्वॉल्व है, उसको याद क्या होना, भूलना क्या उसने। तो अब आज उसके फादर का फ़ोन आया था, तभी ये पत्री ऊपर खुली हुई है। भी जी लड़की बोलती है ठीक है जी शादी कर दो, कोई बात नहीं। तो शादी यदि आप करना चाहते हैं, क्योंकि लड़की का फादर का शिलोंग में है पोस्टिंग, वो परसों तक लड़की ये बात नहीं मान रही थी। लड़की का फादर परसों चले गया, फ्लाइट से शिलोंग पहुंच गया। आज वो शिलोंग में है, लड़की बात मान गई है। लड़की बोलती जी बात ऐसा है, यदि आप शादी करना चाहते हैं तो मेरी चॉइस से कर दो, एक लड़का है मैंने देखा हुआ, उससे मैं शादी कर लेती हूँ। अब शादी इसकी कर रही है, क्या फादर मानेगा नहीं मानेगा, क्योंकि फादर बड़ा सनकी दिमाग का है। तो उसके लिए हमें देखना है कि क्या शादी कब होगी। लड़की 22 साल की है, एज इसकी पूरी हो गई है, शादी हो सकती है। अब दशा देखनी है, शुक्र की चल रही है, शादी हो सकती है, बुध अंतर दे रहा है, शादी हो सकती है। अब हमने तो जाना है प्लैनेट्स के पास, प्लैनेट्स के पास जाना है कि गोचर कैसा रहेगा। क्या कोई 2 प्लैनेट जो शादी देने वाले हैं वो विदिन 1 डिग्री इकट्ठे होंगे? और हमें देखने वो कौन से प्लैनेट हैं। देखिए मार्स भी है जो शादी में इंटरेस्टेड है, बुध भी है जो शादी में इंटरेस्टेड है। तो गोचर निकाला, गोचर में देखा बुध और मार्स कब इकट्ठे हो रहे हैं। तो बुध और मार्स हम ऐसे देखेंगे आगे लेके जाके। देखो बुध आ रहा है मार्स के पास, क्योंकि मार्स तो स्लो प्लैनेट है, बुध ही उसके पास जाएगा। तो ये बुध आ रहा है, ये किसी भी दिन यहां पे इकट्ठे होना है इन्होंने, 7वें घर में इकट्ठे होना है। अब बुध वापिस आ गया, फिर जब बुध डायरेक्ट जाएगा तब यहां पे इकट्ठा होगा। अब देखो बुध यहां पे आ गया। तो मैंने बात की कि शादी तो आप जी अगस्त में कर सकते हैं, शादी तो अगली अगस्त में होगी। बोलता जी मैं जा रहा हूं, 6 महीने से पहले तो मुझे छुट्टी नहीं मिलेगी, मैंने तो अभी कल को ज्वाइन करना है ड्यूटी, 6 महीने से पहले छुट्टी नहीं मिलेगी, उससे पहले तो शादी होगी भी नहीं। तो उसने डिट्टो कर दिया कि हमारी शादी जो है मंगल जब इसको जुपिटर जब मंगल के पास आएगा तो उस समय पॉसिबल हो जाएगी। तो उस समय कैसे पॉसिबल होगी, जब ये देखो इसके पीछे पीछे आ रहा है और ये देखो इसको क्रॉस कर रहा है, ये करता करता देखो अब 17 अगस्त 2021 को ये विदिन 1 डिग्री आ गया है। तो इसके करीब इसकी शादी हो जाएगी। देखो ये इसका पिता भी कहता है, मैंने भी इसको मनाने की कोशिश की है कि आप बीच में मत पड़ो, लड़का अच्छा है। लड़की ने मुझसे बात की है कि पापा को मनाओ, लड़का अच्छा है, काम कर रहा है, आपको और क्या चाहिए। कहना ठीक है जी जब मैं कर देता हूँ, फिर मैं जून से पहले छुट्टी नहीं ले सकता। मैं कहा शादी बनती है अगस्त में है। तो यहाँ से देखा, उसको बताया, उसने भी हाँ कर दी कि जून से पहले छुट्टी नहीं मिलेगी, अगस्त में शादी करेंगे। इन द मीन टाइम उसने अपने भाई को और पिता को बोल दिया है कि हम इसको लंबा नहीं लटकाएंगे, कोई बदनामी ना हो जाए, एक दिन जाओ उसके पिता को शगन पकड़ा के आ जाओ, भी लड़की का बाप आएगा तो शादी करेंगे। तो ऐसे ऐसे बात बन जाती है, आपको समझ आनी चाहिए ये। हम अगली बार प्रैक्टिस करेंगे। आप अपने लोगों की जिनकी शादी इस तरह से हुई है, किसी की डेट ऑफ बर्थ, आपको रिंग सेरेमनी की डेट ऑफ बर्थ याद हो तो वो लोग अपनी पत्री ग्रुप में भेज सकते हैं, उसको हम लगाएंगे। और आगे किसी और टॉपिक के ऊपर मैं अगली बार बताऊंगा कि गोचर को कैसे लगाना है। मैं आशा करता हूं कि मेरा ये वीडियो आपको समझ आया होगा। गोचर का जो कॉन्सेप्ट है, ट्रांजिट का जो कॉन्सेप्ट है,
वो आपको समझ आ गया होगा। ऐसा हर सब्जेक्ट के ऊपर हर हफ्ते नई वीडियो आएगी। आज जैसे शादी पे गोचर था, अगली बार शादी का थोड़ा सा प्रैक्टिकल होगा अगली वीडियो में। इसको कोई नई कुंडली आएगी जिसको आप लोग भेजेंगे, उनका प्रैक्टिकल होगा, और उसके साथ किसी नए विषय के ऊपर गोचर लगाना सिखाऊंगा। तब तक के लिए आपसे इजाज़त लेता हूं। यदि आपको अच्छा लगा तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, इसे आप लाइक कीजिए और इसको घंटी दबाएं ताकि मेरी नई वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और ऐसा भी निवेदन है कि इसको समझने के लिए आपको ज़रूरी है कि आप इसको एक वीडियो को 3-4 बार देखें ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। थैंक यू वेरी मच।